सीरिया से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं, जबकि विद्रोहियों का कहना है कि राष्ट्रपति असद अभी भी राजधानी में हैं। वहीं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति दमिश्क से चले गए हैं। विद्रोहियों ने होम्स शहर पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने कुख्यात दमिश्क जेल में सेंध लगाई है और टेलीग्राम पर बताया कि सेडनाया जेल में अत्याचार के युग का अंत हो गया है। तो वहीं ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सेडनाया जेल के दरवाजे उन हजारों बंदियों के लिए खोल दिए गए हैं जिन्हें शासन के दौरान सुरक्षा तंत्र द्वारा कैद किया गया था। तो दमिश्क छोड़कर भागे हैं राष्ट्रपति बशर अल असद और सीरिया में की राजधानी दमिश्क में विद्रोही घुसे हैं। उन्होंने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने सेडनाया जेल से कैदियों को रिहा करा दिया और दमिश्क एयरपोर्ट छोड़कर भागे हैं सीरिया के सैनिक। तो सीरिया की सेना ने भी एक तरह से सरेंडर कर दिया, भाग गई है और राजधानी दमिश्क में सुनी गई है गोलीबारी की आवाजें। तो अपने आप में बड़ी खबर है। सीरिया से दमिश्क छोड़कर राष्ट्रपति बशर अल असद के भाग जाने की खबर है। वहीं जो विद्रोही हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी दमिश्क में कहीं छिपे हुए हैं राष्ट्रपति बशर अल असद। तो कुल मिलाकर विद्रोहियों ने सेडनाया जेल से कैदियों को रिहा कर दिया है, दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। एक के बाद एक शहर जो विद्रोही हैं उनके कब्जे में आते गए और अब आज दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। और जो सीरियाई सैनिक रहे हैं जो वर्तमान शासन के, उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया और तमाम सैनिक जो थे वो भाग गए विद्रोहियों के सामने। विद्रोहियों का मुकाबला उन्होंने नहीं किया और सीरिया की राजधानी में घुसे विद्रोही। तो ये अपने आप में इस समय की आज की बड़ी खबर है। विद्रोहियों ने सेडनाया जेल से कैदियों को रिहा करा दिया। तो ये कहा जा रहा है कि जो सेडनाया जेल जो आतंक का और दमन का पर्याय थी, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित थी, वहां पर कैदियों को रिहा करा दिया गया है। और कहा जा रहा है कि वहां बहुत सारे राजनीतिक कैदी और ऐसे कैदी भी वहां बंद थे जो असद शासन से पीड़ित प्रताड़ित थे और इनको वहां पर बंद किया गया था एक प्रताड़ना के तौर पर, ऐसा विद्रोहियों की ओर से कहा जा रहा है। और विद्रोहियों का कहना है कि सेडनाया जेल में उन्होंने सेंध लगाई और उसके बाद कैदियों को रिहा करा दिया। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं, जबकि विद्रोहियों का कहना है कि राष्ट्रपति असद अभी भी राजधानी में मौजूद है। वहीं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है, ये सेना की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति असद जो है वो दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। वहीं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति दमिश्क से चले गए हैं। विद्रोहियों ने होम्स शहर पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और काफ़ी समय से, अगर कहा जाए कि 2011 से ही वहाँ पर विद्रोह की चिंगारी जो है वो सुलग रही थी। और एक के बाद एक पिछले समय से जब एक तरह से पूरे वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में एक क्राइसिस सा है, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इजरायल दूसरी तरफ युद्ध में उलझा हुआ है। तो ऐसे में इस बीच में जो तमाम घटनाक्रम है वो सीरिया में तेज़ी से पलटे हैं और विद्रोहियों ने एक के बाद एक शहर वो कब्जा करते गए और उसके बाद उन्होंने एलेप्पो कब्जा किया और जो दूसरे शहर हैं उन पर कब्जा किया, होम्स शहर पर कब्जा किया और अब वो उन्होंने दमिश्क पर भी विद्रोही घुस गए हैं। विद्रोहियों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और एक तरह से तख्ता पलट जो है वो सीरिया में हो गया है। तो ये बड़ी खबर है इस लिहाज से भी कि सीरिया में अब शासन बदल गया है और राष्ट्रपति बशर अल असद, जैसा कि सेना के हवाले से ये बताया गया है, जो सीरियाई सेना है उसके हवाले से बताया गया है कि वो देश छोड़कर चले गए हैं। तो वो देश छोड़कर चले गए हैं ऐसा बताया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी इस खबर को लेकर तो आपने बताया था कि फिलहाल जो विद्रोही हैं वो दमिश्क में घुस गए हैं
और सत्ता पलट, तख्ता पलट हो चुका है सीरिया में। क्या और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, रेबल फोर्सेस ने, जैसे आपने बताया कि दमिश्क पे कब्जा कर लिया है। इनफैक्ट जो उनके कमांडर हैं, जो ऑपोजिशन के इस वक्त सबसे मुखर आवाज हैं, अल जुलानी, उन्होंने कहा है कि हम कोई रिवेंज सीख नहीं करेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर जलाली ने ये कंफर्म कर दिया है कि राष्ट्रपति असद मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं यहीं रहूंगा। ऑपोजिशन भी ये कह रही है कि हाँ, जब तक नई डिस्पेंसेशन नहीं आती, तब तक प्रधानमंत्री जो हैं वो चलाएंगे सत्ता, और वो कह रहे हैं कि पीसफुल ट्रांजिशन हो। इनफैक्ट अल जुलानी ने यह भी कहा कि कोई सेलिब्रेटरी फायर भी ना की जाए। तो उन्होंने अपने फोर्सेस को, जो रेबल फोर्सेस हैं, उनको कहा है कि ठीक है, आपने जीत लिया है, पर अभी आप किसी तरह की कोई सेलिब्रेटरी फायर ना करें, लोगों को डराएं ना, क्योंकि हम मुल्क चलाना चाहते हैं। तो क्लियरली एक तरह से पब्लिक सपोर्ट लाना चाह रहे हैं। तो लग ये रहा है कि प्रधानमंत्री जलाली अभी टेको रहेंगे प्रधानमंत्री, जब तक कंप्लीट पीसफुल ट्रांजिशन या टेक ओवर नहीं होता। और उन्होंने कहा है कि हम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को कोई खतरा नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। वहीं दुनिया की निगाहें उस पर लग गई हैं। रशिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है, जहां उन्होंने कहा है कि ये इट्स अ वेरी डेंजरस डेवलपमेंट। ये उनका कहना है कि बड़ी खतरनाक मोड़ लिया है स्थिति ने। तो अब ये देखना होगा, जैसे सिरनिया जेल को ब्रीच किया। सिरनिया जेल को मैं अगर आपको बताऊं कि एक तरह की प्रेसिडेंट बशर अल असद की ब्रूटैलिटी का आइकन बन गई थी। उसको ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहा जाता था। तो क्लियरली प्रेसिडेंट असद की रिजीम की जो ब्रूटैलिटीज थी, जिस तरह की वो, क्योंकि एक डिक्टेटर थे, जिस तरह की उससे एक जो त्रस्त जनता थी, वो फीलिंग तो जरूर थी, पर क्योंकि डिक्टेटरशिप थी, तो अब रेबल्स ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और वो काबिज हो गए हैं। पर वो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे निखिल मैं बता रहा था, कि आम जनता को कुछ नहीं कहा जाएगा, किसी के खिलाफ कोई बदले की भावना नहीं रखी जाएगी, रिवेंज विल नॉट बी सॉट, और पीसफुल ट्रांजिशन होगी। विद्रोही ये कह रहे हैं। जी अभी अभी खबर मिली कि विद्रोही स्टेट टेलीविजन से अपना पहला बयान भी जारी करेंगे। इस बारे में भी कोई जानकारी है क्या? जी, ये जो तहरीर है, हयात तहरीर अल शम्स, इसके जो मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देंगे स्टेट टेलीविजन से, एसेंशियली डिक्लेयर करेंगे कि अब राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता खत्म हो गई है, एक नई सत्ता अब काबिज होगी। सीरिया में शांति की अपील करेंगे और कहेंगे कि अब हमने बहुत भुगत लिया है, सिविल वॉर को बंद करना चाहिए और एक पीसफुल ट्रांजिशन होगी। इस तरह का संदेश दिया जा सकता है, और मेरा ख्याल है कि वो इस बात को बड़ी जोर से रखना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट बशर अल असद की जो रेजीम थी, उसके जो ऑफिशियल्स थे, उनके जो फंक्शनरीज थे, अनलेस उन्होंने वो डायरेक्टली ब्रूटैलिटीज में इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, पर किसी रिवेंज या बदले की भावना के से नहीं, पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो वैसे ही काम करते रहे जैसे वो पहले कर रहे थे। जी जी, इसको क्या इस तरह से समझना चाहिए कि पब्लिक का सपोर्ट, सीरियन जनता का सपोर्ट भी विद्रोहियों को था? कैसे इस पूरे विद्रोह को समझें? हमारे दर्शकों के साथ को कैसे समझाएंगे इस विद्रोह के विषय में, अगर सरल भाषा में बताना हो तो? मैं बताता हूं आपको उस सोसाइटी का मेकअप। उस प्रेसिडेंट बशर अल असद के फादर जो हाफिज असद थे, वो तख्ता पलट करके एक रिजीम में आए थे, वो मिलिट्री डिक्टेटर थे। जी। फिर बशर अल असद ने उनसे कमान संभाली, और ये भी करीब 25 साल के आसपास सत्ता में रहे। ये एलोवाइट सेक्शन से हैं। एलोवाइट एक आप
शिया ऑफशूट कह सकते हैं। माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी वो सुन्नी कंट्री है। उस कंट्री में कॉप्टिक क्रिश्चियंस भी हैं। डिक्टेटर चाहे हो, ब्रुटैलिटी चाहे हो, पर सेक्टेरियनिज्म इनमें बिल्कुल नहीं थी। इनके अपने कमांडर्स सुन्नी थे, तो इस तरह से इन्होंने शिया सुन्नी रिफ्ट नहीं प्ले की। पर जियो पॉलिटिक्स में शिया सुन्नी रिफ्ट चली। सऊदी एक ब्लॉक था, ईरान बशर अल असद को सपोर्ट करता था, तो वो पूरी शिया आग थी। सोसाइटी में इस तरह की बहुत बड़ी सेक्टेरियन डिविजन्स नहीं है, पर हाँ, किसी भी डिक्टेटर के खिलाफ एक लेवल का जो रोष होता है, ये जो सुन्नी रेबल्स थे वो उसको कैपिटलाइज कर पाए। ये चली शुरू हुई करीब 2011-2014 के बीच में, ये मूवमेंट बढ़नी शुरू हुई। रशियंस का अपना इंटरेस्ट था। ईरान तो जैसे मैंने कहा कि शिया आर्क में इनको कंप्लीटली सपोर्ट करता था, उसका आगे लेबनान में इंटरेस्ट है, हिजबुल्लाह में, तो ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। कहा यह जाता है कि सीरियन फोर्सेस डीमोरलाइज थी, करप्शन बहुत हो चुकी थी, लूटपाट और एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व था, ये एलिगेशंस हैं। और एक डीमोरलाइज फोर्स थी। एसेंशियली इरानियन प्रॉक्सीज लड़ते थे रशियन एयर सपोर्ट के साथ। अब जबकि रूस खुद एक जंग में फंसा हुआ है, उस तरह के मिलिट्री रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की, उन्होंने बम्बार्डमेंट्स की जब इन्होंने एलेप्पो कैप्चर किया, पर उस तरह की मिलिट्री कमिटमेंट रशिया करने की स्थिति में नहीं है। ईरान चाहता तो है कि लास्ट मोमेंट तक बशर अल असद सत्ता में काबिज रहें, पर उसके प्रॉक्सीज को नहीं लड़ पाए, और जो सीरियन फोर्सेस थी वो भी नहीं लड़ पाई। तो फाइनली मिलिट्री विक्ट्री रेबल्स की हुई। स्टार्टिंग में इन्होंने उनको हरा दिया, पर फिर एलेप्पो गिरा, उसके बाद हामा गिरा, फिर दर्रा गिरा, फिर कुछ घंटे पहले होम्स गिरा। होम्स, मैं कल रात से ये कह रहा हूं कि होम्स क्रिटिकल था, क्योंकि वो जहां पर जिस इंटरसेक्शन पे होम्स बैठा है, उसके बाद दमिश्क का गिरना गिवन था। तो फिर फाइनली हमने देखा कि दमिश्क गिरा, और फोर्सेस जो आर्मी थी, सिरियन आर्मी, वो एक तरह से काफी डिमोरलाइज्ड आर्मी थी। और जब राष्ट्रपति बशर अल असद, कल रात को ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि शायद वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, उसके बाद तो फिर आप समझते हैं कि जब कमांडर ही चला जाए तो फोर्सेस सरेंडर कर देती हैं। जी, अगर इसको ये देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा, जाहिर तौर पर जो विद्रोहियों की लड़ाई अगर जो मिलिट्री फोर्सेस के साथ में थी तो वो तो ज़रूर रही, लेकिन पब्लिक के बीच में इस तरह का कोई जब सत्ता परिवर्तन के समय, ट्रांजिशन के समय में कोई ब्लडशेड या इस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जिस तरह से कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने रहेंगे जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि सीरिया की जो जनता है वो भी इसको स्वीकार कर रही है। सीरिया की जनता, ओके, एलेप्पो जब इन्होंने काबिज हुए ना जी, ये 2 दिन पहले, वहां पर कुछ तरह की सेलिब्रेशन थी, पर इनको भी ये अंदाजा है कि सोसाइटी इस तरह सेक्टेरियन लाइंस पर डिवाइडेड नहीं। इन्होंने उनको आश्वासन दिया कि जी हम आपको, सिविलियंस को कोई हार्म नहीं करें। तो क्योंकि ये भी जो रेबल्स है ना, इनमें भी एक तरह का बहुत, क्योंकि डिसजॉइंटेड हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, अलकायदा से, आईसिस से इनका पास जुड़ा रहा है, तो लोगों को ट्रेपिडेशन तो होगी। पर अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, लोगों को ये, अगर ये डेमोक्रेसी ला पाते हैं, वाकई जमहूरियत ला पाते हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, तो फिर तो लोग इनके साथ हो जाएंगे। अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म से देखेंगे, मेरा ख्याल ये है। जी जी, एक अभी बात आपने कही थी कि ईरान की तरफ से, कतर की तरफ से, और बहुत सारे देशों के नाम आपने लिए थे मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, इनकी तरफ से। ईरान ने नहीं कहा। जी, माफ कीजिएगा, ईरान शायद इनकी जॉइंट स्टेटमेंट आई है कि ये इसके क्या मायने निकाले जाएं इस जॉइंट स्टेटमेंट के। और दूसरी चीज ये कि क्या ये समझा जाए कि अभी जो सत्ता है विद्रोहियों की वो कंसोलिडेट ना मानी जाए ऐसे में?
अभी तो बिल्कुल मिलिट्री विक्ट्री है जी। अभी सत्ता में वो काबिज नहीं हुए। उन्होंने डंडे के जोर से, बंदूक के जोर से दमिश्क पे कब्जा ले लिया है। जी। अब मिलिट्री विक्ट्री अलग चीज होती है, गवर्नेंस अलग चीज होती है। अब उनको वर्कआउट करना पड़ेगा कि उनको गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे टेक ओवर करना है। तो जी। वो ये अभी ये कह रहे हैं, अभी दरअसल बहुत अमृत जल्द अमृत जल्द मेरा जल्द सवाल मेरा सवाल जो आप बता रहे हैं वो उसको तो जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को, लेकिन जो मेरा सवाल है दरअसल वो ये है कि जो अभी आसपास के क्षेत्र से जो जो कंट्रीज हैं वो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो क्या किसी तरह का रिटेलिएशन जो अभी है सीरिया में जो सत्ता आई है उनको झेलना पड़ सकता है इस तरह के देशों से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये खतरनाक है। हालांकि कोई इस तरह का स्टेटमेंट अभी नहीं है कि वो इसमें कोई या कोई इंटरवीन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसको कैसे समझना चाहिए? देखिए, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व करता है, सुन्नी वर्ल्ड के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सर्व करती हैं ये रेबल फोर्सेस। वो चाहते थे कि बशर अल असद जाएं। ये पार स्ट्रगल काफी देर से चल रही थी। ये पार स्ट्रगल बेसिकली बदकिस्मती है कि दमिश्क जैसे इतने पुरातन शहर या सीरिया जैसी इतनी पुरानी सिविलाइजेशन की सरजमी पे हुआ है, पर ये पार स्ट्रगल एसेंशियली शिया सुन्नी वर्ल्ड की है। लड़ाई ईरान और सऊदी की है जो प्ले आउट वहां हो गई, क्योंकि बशर अल असद को ईरान का स्टूज देखा जाता था। वो मुझे नहीं लगता कि वो इंटरवीन करेंगे, पर वो चाहेंगे कि रेबल्स जो हैं उनकी सुने, उनकी से हो नई डिस्पेंसेशन अवॉर्ड करने में। तो मेरा ख्याल है कि वो दे आर मेकिंग द राइट काइंड ऑफ नॉइसेस राइट नाउ। मिलिट्री इंटरवेंशन या एयर स्ट्राइक्स उनकी तरफ से नहीं होंगी। वो चाहेंगे कि सिचुएशन एक तो, क्योंकि ऑलरेडी वहां एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा चल रहा है गजा और इजराइल और गजा के बीच में, वो नहीं चाहेंगे कि इसकी एस्केलेशन फर्दर हो। दूसरा, वो चाहेंगे कि जब सत्ता परिवर्तन हो उसमें उनकी से हो, उनकी तरफ से उनके लोग आए। ये लोग जिन्होंने मिलिट्री विक्ट्री की है, ये उनकी कितनी सुनेंगे? हालांकि बैकिंग है उनकी, पर कितनी सुनेंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि तालिबान के भी बैकर्स याद करें, जब तालिबान काबुल में काबिज हुआ, कहाँ सुनी उन्होंने पाकिस्तान की? पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े, वो वहां तैयार हुए। तो मिलिट्री कमांडर्स का अपना एक, दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन। सो ये जो नेबरिंग मुल्क हैं या खित्ते के मुल्क हैं, वो चाहेंगे कि सत्ता में उनके लोग बैठे। जी। सत्ता परिवर्तन के विषय में आप बता रहे थे, आपने कहा कि ये मिलिट्री विक्ट्री है, सत्ता परिवर्तन में थोड़ा वक्त लगेगा, और सत्ता परिवर्तन कैसे होगा, कौन लीडर होगा, कौन क्या रहेगा, इसके विषय में भी कुछ आकलन लगा पाना क्या अभी संभव है? तहरीर अल शम्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अल जुलानी साहब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी से ही उन्होंने थोड़ी सेंसिबल किस्म की स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं। अपना पास्ट अलकायदा से दूर करने की कवायद में लगे हैं। वो बहुत रेडिकल नहीं, इसको वो ट्विस्ट देना चाह रहे हैं कि जी ये एक डिक्टेटर के खिलाफ आवाम का विद्रोह था, तो उसको एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं देखना चाह रहे हैं। तो क्लियरली ये है कि सत्ता प्रवर्तन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, इनको एक्सपीरियंस तो है नहीं गवर्नेंस का। मिलिट्री कमांडर्स हैं, लड़ाई के मैदान में जंग जीतना अलग बात होती है, मुल्क चलाना अलग बात होती है, पर तभी ये कह रहे हैं कि आवाम इनके साथ रहे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस इनको पता है, इनके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, तो जो स्टेट एपरेटस है उसको साथ लेके चलना चाहेंगे। बस उन्हीं एलिमेंट्स को वीड आउट करना चाहेंगे जो हेंचमैन थे प्रेसिडेंट बशर अल असद के। मेरा ख्याल है वो खुद अब ऑन द रन होंगे। वो, क्योंकि जितनी मेरे पास जानकारी है वो ये है कि शायद शिया मिलिशिया इराक से आया और प्रेसिडेंट बशर को स्कॉट करके ले गया, और उनके जो की कॉन्फिडेंस थे वो भी इस वक्त इराक में हैं, और शायद वो ईरान की तरफ कूच कर रहे हैं। तो सत्ता में वो चाहेंगे कि ये लोग या तो इनको मार दिया जाए या लीगल प्रोसेस से इनको बंद कर दिया जाए, या ये मुल्क छोड़ के चले जाएं और इनको वीकन कर दिया जाए, सो दैट वो जो एग्जिस्टिंग जो ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको यूज करके गवर्नेंस पर काबिज हो पाए। जी 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 निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प भी होगा कि किस तरह से ये गवर्नेंस पे काबिज होते हैं, कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। फिलहाल आप और अपडेट्स के साथ हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और